नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो इंटरनेट इस्तेमाल करने के हमारे तरीके को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। नाम है इसका वेब3। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि ये आखिर है क्या। जरा एक पल के लिए सोचिए, कैसा हो अगर इंटरनेट पर कंट्रोल किसी एक दो बड़ी कंपनी का नहीं बल्कि हम सब लोगों का हो जो उसे इस्तेमाल करते हैं। क्या हो अगर हमारी डिजिटल पहचान और हमारे डेटा के असली मालिक हम खुद हों। बस यही सवाल वेब3 की एकदम जड़ में है। तो देखिए, वेब3 को सही से समझने के लिए हमें पहले इंटरनेट की पूरी कहानी को समझना होगा। हम देखेंगे कि इसका सफ़र शुरू कैसे हुआ, आज हम जिस वेब2 में जी रहे हैं उसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, और फिर जानेंगे कि वेब3 कैसे उस दिक्कत का एक जवाब बनकर उभर रहा है। और हाँ, ये भी समझेंगे कि ये हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है और इसके साथ कौन-कौन से जोखिम जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, वेब की यात्रा यानी पढ़ने से लिखने तक का सफ़र। इंटरनेट की कहानी के अब तक दो बड़े दौर रहे हैं। पहला था वेब 1 जो करीब 1990 से 2005 तक चला। इसे आप सिर्फ पढ़ने वाला इंटरनेट कह सकते हैं। मतलब वेबसाइटें बस एक ऑनलाइन अखबार जैसी थी जहां आप जानकारी पढ़ तो सकते थे पर कुछ लिख नहीं सकते थे, कोई कमेंट नहीं, कोई शेयरिंग नहीं। फिर आया वेब 2 का दौर जो 2005 से शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। यह है पढ़ने और लिखने वाला इंटरनेट जिसने सोशल मीडिया को जन्म दिया। तो फर्क एकदम साफ है। वेब 1 में इंटरनेट एक तरफा था, जानकारी मिलती थी बस। लेकिन वेब 2 ने इसे दो तरफा बना दिया। अब कोई भी अपनी बात रख सकता है, अपना कंटेंट बना सकता है, उसे शेयर कर सकता है और हजारों लाखों लोगों से जुड़ सकता है। इसी ने इंटरनेट को वो सोशल रूप दिया जो हम आज देखते हैं। लेकिन इस जुड़ाव और सोशल होने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, और यहीं वेब 2 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आई कि जो भी कुछ हम ऑनलाइन बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, उस डेटा का असली मालिक है कौन? और इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। सच तो ये है कि वेब 2 में हमारा डेटा हमारा है ही नहीं। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही आज की हकीकत है। हमारी फोटोज, हमारी चैट्स, हमारी हर पसंद नापसंद, मतलब हमारा पूरा डिजिटल वजूद, ये सब कुछ मुट्ठी भर बड़ी कंपनियों के सर्वर पर कैद है और कंट्रोल भी उन्हीं के पास है। वो जब चाहें हमारा अकाउंट डिलीट कर सकती हैं, हमारा कंटेंट हटा सकती हैं और तो और हमारे डेटा को बेच भी सकती हैं। सारी ताकत उन्हीं के हाथों में सिमट गई है। और कंट्रोल की इसी एक तरफा प्रॉब्लम का हल बनकर वेब 3 की नींव रखी गई। इसकी कहानी शुरू होती है 2008 से, जब सातोशी नाकामोटो नाम के एक गुमनाम व्यक्ति या ग्रुप ने बिटकॉइन का व्हाइट पेपर दुनिया के सामने रखा। 2009 में जब बिटकॉइन नेटवर्क लाइव हुआ तो इतिहास में पहली बार ये मुमकिन हुआ कि बिना किसी बैंक के पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। ये एक क्रांति से कम नहीं था। और फिर 2015 में आया इथीरियम, जिसने दुनिया को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से मिलवाया, यानी ऐसे डिजिटल सौदे जो बिना किसी बिचौलिए के अपने आप पूरे हो जाते हैं। इन सब के पीछे की जो कोर टेक्नोलॉजी है वो है ब्लॉकचेन। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक जादुई डिजिटल बही खाता हो, जिसमें एक बार जो लिख दिया गया उसे दुनिया की कोई ताकत न तो बदल सकती है न ही मिटा सकती है। हर लेनदेन का एक पक्का परमानेंट रिकॉर्ड जो सबके लिए खुला है। और ब्लॉकचेन ही वो चीज है जो डिसेंट्रलाइजेशन को मुमकिन बनाती है। डिसेंट्रलाइजेशन का सीधा सा मतलब है कि अब सारा कंट्रोल और डेटा किसी एक कंप्यूटर के कंप्यूटर पर नहीं, बल्कि दुनिया भर में फैले हजारों कंप्यूटरों के नेटवर्क पर है। इससे पूरा सिस्टम कहीं ज्यादा सेफ और पारदर्शी बन जाता है। तो वेब 3 इन्हीं 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दूसरा क्रिप्टो करेंसी और तीसरा डिसेंट्रलाइजेशन। यही तीनों मिलकर एक ऐसे इंटरनेट की बुनियाद बना रहे हैं जहां कंट्रोल वापस हम सबके पास आ रहा है। पिछले कुछ सालों में इसकी रफ्तार बहुत तेज हुई है। 2020 में डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का बूम आया, जिसने बिना बैंक के लोन और लेन देन को हकीकत बनाया। फिर 2021 में एनएफटी ने तो धूम ही मचा दी, जिससे पहली बार डिजिटल आर्ट या गेमिंग आइटम पर किसी का मालिकाना हक साबित हो सका। हाँ, 2022 में मार्केट बुरी तरह गिरा भी, जिसने इस टेक्नोलॉजी का कड़ा इम्तिहान लिया। लेकिन ये कुछ वैसा ही था जैसा साल 2000 के .com क्रैश में हुआ था, जिसके बाद इंटरनेट और मजबूत होकर उभरा। और अब वेब 3 और एआई मिलकर डिजिटल पहचान और गेमिंग जैसी चीजों को एक नया आयाम दे रहे हैं।
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब तकनीकी बातों का हमारी आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? आखिर ये इतना जरूरी है क्यों? इसे ऐसे समझिए कि आने वाले वक्त में डेटा ही असली दौलत होगी और वेब 3 के साथ ये दौलत, ये ताकत बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों से निकलकर हम लोगों के अपने हाथों में आ जाएगी। इसका एक सीधा साधा उदाहरण क्रिएटर्स की कमाई में दिखता है। वेब 2 के प्लेटफॉर्म्स पर एक क्रिएटर की कमाई का बड़ा हिस्सा, करीब आधा, वो प्लेटफॉर्म रख लेता है। लेकिन वेब 3 की दुनिया में, जहां कोई बिचौलिया ही नहीं है, क्रिएटर अपनी मेहनत का लगभग पूरा यानी 90 से 95% तक अपने पास रख सकता है। इतना ही नहीं, वेब 3 एक तरह के डिजिटल लोकतंत्र को भी जन्म दे रहा है, जिन्हें डाओ यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनका कोई एक बॉस नहीं होता, बल्कि जिनके पास भी उस ग्रुप के टोकन्स होते हैं। वो सब मिलकर वोट करते हैं और फैसले लेते हैं। लेकिन देखिए, तस्वीर का सिर्फ एक ही पहलू देखना सही नहीं होगा। हर नई और ताकतवर टेक्नोलॉजी की तरह वेब 3 के भी अपने कुछ जोखिम और खतरे हैं। हाँ, ये सच है कि वेब 3 की दुनिया में घोटाले और धोखाधड़ी का खतरा बना रहता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए अभी भी काफ़ी तकनीकी समझ की ज़रूरत पड़ती है और मार्केट में तो उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। पर ईमानदारी से सोचें तो ये सारी चुनौतियाँ हर नई टेक्नोलॉजी के शुरुआती दौर में होती ही हैं। तो अगर इंटरनेट के पूरे सफ़र को हमें एक लाइन में समेटना हो तो वो कुछ ऐसा है। वेब 1 का मकसद था जानकारी, वेब 2 ने हमें दिया कनेक्शन, और अब वेब 3 लेकर आ रहा है ओनरशिप यानी मालिकाना हक। भविष्य में ये बिल्कुल मुमकिन है कि हमारी डिजिटल पहचान, हमारी ऑनलाइन संपत्ति, हमारे सभी एग्रीमेंट्स, सब कुछ ब्लॉकचेन पर पूरी तरह सुरक्षित हो। और अगर ऐसा हुआ तो ये बैंकिंग और सोशल मीडिया जैसी इंडस्ट्रीज को जड़ से बदल के रख देगा। तो असल में वेब 3 सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये ताकत को कुछ गिनी चुनी कंपनियों के हाथों से निकालकर वापस हम सब लोगों को सौंपने की एक ईमानदार कोशिश है। ये एक नई डिजिटल दुनिया की बस शुरुआत है, और जो लोग इस बदलाव को आज समझेंगे, सीखेंगे और इसके साथ ढलेंगे, वो आने वाले दौर में यकीनन बहुत आगे रहेंगे। इसलिए इस नई दुनिया के बारे में और जानने की जिज्ञासा बनाए रखना ही सबसे जरूरी है।